तो अभी तक हम लोगों ने शायद पढ़ा था स्पेसिफिक हीट एंड चेंज ऑफ स्टेट्स वगैरह के बारे में ना। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें एक नया टॉपिक है रेगुलेशन। बस सीख लेते हैं क्या होता है। REGULATION रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या होता है ध्यान से समझिएगा। कभी आपने बर्फ का टुकड़ा देखा है? जैसे ये हमने एक आइस क्यूब ले लिया, ये मान लो पूरा बर्फ है, ठीक है। ये आपके पास आइस का बना हुआ है और मैंने क्या किया, इससे एक तार को ऐसे लटका दिया, एक वायर लिया, इसको ऐसे लटका दिया और यहाँ पे एक वेट लटका दिया ऐसे, ठीक है। और इस बर्फ को किसी चीज पे ऐसे रख दिया, एक टेबल इधर है, एक टेबल इधर है, ऐसे। बताओ क्या होगा, जानते हो क्या होगा? मान लो यहाँ पे इस वेट को थोड़ा सा हाइट कम कर देते हैं, ऐसे यहाँ पे खूब भारी सा वेट ऐसे लटका दिया, क्या होगा? बीच से टूट जाएगा, है ना। वेरी गुड, सही बोल रहा है सर। ऐसा होगा लेकिन ऐसा नहीं होगा। सही बोल रहा है कि सर ऐसा हमें दिखाई देगा लेकिन ऐसा नहीं होगा। होगा क्या बच्चों, मैं आपको बताता हूं। देखो, जब सपोज करो मेरे पास ये एक बर्फ का टुकड़ा है, सपोज करो ये बर्फ का टुकड़ा है, सपोज करो, ठीक है। बर्फ का टुकड़ा, यहां पे मैंने एक तार लटकाया, तो जहां पे तार लटका हुआ है और यहां पे नीचे वेट, ऐसे तार लगा के एक वेट लटका दिया बर्फ पे, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे आइस यहां मेल्ट करना स्टार्ट होगा। तो तार क्या होगा, धीरे धीरे, अभी यहां पे ऊपर था तो धीरे धीरे घुसते घुसते अंदर आएगा, यहां मेल्ट होगा। और जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, आइस जो आपके पास है वो फिर से जमने लगेगा। मेरी बात समझने का प्रयास करिए। मतलब कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी, जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूं। ऐसे तो नहीं है, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे तार, यहां पे प्रेशर पड़ा, ये गलना स्टार्ट होगा, गलना स्टार्ट होगा, गलना स्टार्ट होगा। फिर जहां प्रेशर बढ़ रहा है, जहां पे तार है वहां प्रेशर ज्यादा, और जहां तार नहीं है वहां प्रेशर क्या कम, ऊपर का फिर से क्या होने लगेगा, जमने लगेगा। तार अंदर घुसते जाएगा, ऊपर का जमने लगेगा, तार घुसते जाएगा, कुछ देर बाद ये वेट नीचे गिर जाएगा, ये टूटेगा नहीं, ऐसे कैसे जमा रहेगा। क्यों? इसी को बोलते हैं हम लोग रेगुलेशन। कि जब किसी आइस पर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट करता है, और जैसे ही प्रेशर रिलीज होती है, उससे प्रेशर हटता है, वो फिर से फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे अगर मान लो तार इसके ऊपर रखा हुआ था तो यहाँ प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने के बाद मेल्ट हुआ, तार अंदर घुस गया होगा बर्फ के अंदर। अब ऊपर तो तार है नहीं, ऊपर तार नहीं है तो ऊपर क्या होना स्टार्ट करेगा, फ्रीज होना स्टार्ट करेगा। फिर नीचे वाला मेल्ट होते 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 ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो गिर जाएगा, ऊपर वाला फ्रीज होता जाएगा, अंदर का फ्रीज होता जाएगा। फिर जहां तार नहीं वहां जमता चला जाएगा। कभी आप गोला खाओ, बर्फ का गोला, बर्फ का गोला खाओ। बर्फ के गोले में भी क्या होता है, पहले खूब क्रश करते, पतले 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 पतले, ठीक। उसके बाद एक उसके अंदर डंडी डाल करके ऐसे ऐसे प्रेस कर देते हैं। जब प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो फिर से वापस फ्रीज होकर के उसी जिस कंटेनर के अंदर डालता है उसी का शेप ले लेता ना। इसका मतलब जैसे ही प्रेशर हटा वो तुरंत क्या होगा, फ्रीज होना स्टार्ट कर देगा। अगर हाथ इस पे दबाए रहोगे तो पिघलना स्टार्ट कर देगा जल्दी, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेगुलेशन। तो कुछ देर बाद क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। कुछ देर बाद ये होगा, ये पूरा, हाँ मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि होगा एक्चुअली क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। अरे रिटार्डेशन नहीं चाहिए, कुछ देर बाद ये होगा बेटा, बात नहीं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। कुछ देर बाद ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, देखना। ये देखो, ये ऐसे, ये जो आपके पास है, एक साथ नहीं पकड़ा रहा है, हाँ। अब ये ऐसे निकलते 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 ये गिर जाएगा नीचे, लेकिन ये आइस जहां का तहीं रहेगा, टूटेगा नहीं। मतलब ये कुछ इस प्रकार से होगा। मान लो इनिशियली यहाँ पे था ये आपके पास, ये पिघलते पिघलते अंदर जाएगा, प्रेशर बढ़ा, यहाँ पे जब जहां जहां वायर होगा वहां प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्ट होगा, और धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। जहां जहां प्रेशर कम होगा ऊपर से वापस से क्या होगा, फ्रीज होना स्टार्ट हुआ, फ्रीज होना स्टार्ट हुआ, अल्टीमेटली ये गिर जाएगा, लेकिन ये बर्फ टूटेगा नहीं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेगुलेशन। बात समझ में आ गई? तो लिख लो फटाफट।
The phenomena in which ice melt when pressure is increased and again freezes when pressure is removed and again freezes क्या बोले द फिनोमिना इन विच आइस मेल्ट व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, एंड अगेन फ्रीजेस व्हेन प्रेशर इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रिग्लेशन का मतलब ही वर्ड होता है री, मतलब फिर से, ग्लेस का मतलब होता है जमना, फ्रिज होना, तो फिर से जम गया, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेगुलेशन, ठीक है। आ जाओ हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है लेटेंट हीट। आपके पास केमिस्ट्री में भी शायद आया होगा लेटेंट हीट। इससे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में शायद पढ़ा था स्पेसिफिक हीट, याद है किसी को? और दूसरा पढ़ा था मोलर स्पेसिफिक हीट। थोड़ा समझ लीजिएगा, एक समझ जाएंगे तीनों समझ जाएंगे। स्पेसिफिक हीट और फिर पढ़ा था आपने यहां पर मोलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला था स्मॉल सी इज इक्वल टू था, याद होगा आपके पास, स्मॉल सी इज इक्वल टू था डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए कि उसके टेम्परेचर में, हाँ, किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए कि उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। हाँ, 1 डिग्री बढ़ जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। लेकिन मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या था, एकदम सेम इसी तरीके से था, डेल्टा क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी था। तो क्या था, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए कि उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज कर जाए, उसको हम क्या बोलते थे, मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। सिंपल सा, दोनों में यही काम हो रहा था। पहले वाले में किसी यूनिट मास को हीट दिया जा रहा था, दूसरे वाले में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हीट दिया जा रहा था। दोनों ही केस में कितना टेम्परेचर बढ़ रहा था, 1 डिग्री बढ़ रहा था, ठीक है। तो ऐसे को हमने स्पेसिफिक हीट और इसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते थे। लेटेंट हीट में क्या होगा, किसी सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए कि वो अपना स्टेट ही चेंज कर ले। स्टेट चेंज करने का मतलब समझते हो, सॉलिड है तो लिक्विड में हो जाए, या लिक्विड है तो गैस में हो जाए, ऐसा मतलब वो अपना स्टेट चेंज कर ले, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। किसी सब्सटेंस को Q इज इक्वल टू ml होता है, इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। किसी मास को, यूनिट मास को कितना हीट दें कि वो अपना क्या चेंज कर ले, स्टेट चेंज कर ले, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। बात समझ में आ गई? बहुत इजी एकदम, तीनों एक दूसरे के भाई लग रहे हैं। तो लिखो फटाफट बच्चों, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट इसी को बोलते हैं, एल को लिख लो बच्चों। द अमाउंट ऑफ हीट, लेटेंट हीट और किसका बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट पढ़ा चुके हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change the state of unit mass of substance at constant temperature and pressure is called, at constant temperature and pressure is called latent heat, is called
लेटेंट हीट, इसका फॉर्मूला ये नोट कर लीजिएगा, Q इज इक्वल टू ml, और चाहे तो इसका नोट में भी आप लिख सकते हैं इसकी SI यूनिट वगैरह, आप ऐसे भी लिख सकते हो। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q बाई L, Q बाई M हो जाएगा ना। तो यहां से L को बोलते हैं लेटेंट हीट, इसकी SI यूनिट क्या होगा आप लोग बता सकते हो क्या, बताओ तो, SI यूनिट ऑफ L। हाँ, ये इसका होगा Q क्या है, हीट का होगा जूल, और मास का क्या होगा केजी, तो जूल पर केजी। ठीक है, सीजीएस यूनिट बताओ देखे तुम। हाँ, कैलोरी पर ग्राम। बात समझ में आ गई, नोट कर लो फटाफट। इसी का अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इसी का बड़ा भाई, पहला पार्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को, L इज इक्वल टू, जो ये था देखो, Q इज इक्वल टू ml था ना, यहां से किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए कि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे ही तो लिक्विड में चेंज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां स्टेट किसमें से किसमें चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड में चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ, हाँ, टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बात समझ आ गया। उसी का दूसरा भाई होगा, दोनों साथ में पढ़ लेते हैं, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ, अब तुम लोग समझ गए होगे वेपोराइजेशन का मतलब वेपर में चेंज हो रहा है, तो वेपर में कब चेंज होगा, लिक्विड से गैस में चेंज होगा। इसका मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल होगा तभी तो वेपर में चेंज होगा, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें किसमें से किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड टू वेपर या गैस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर, चलिए लिखते हैं फटाफट। पहला हेडिंग लिख लीजिएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ब्रैकेट में इसको लिख लीजिएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं L बेस में F से, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं L बेस में V से। नहीं नहीं लिखवाएंगे हम, हाँ हम भागे जा रहे हैं। देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat required to change the state of unit mass of substance, to change the state of unit mass of substance change the state of unit mass of substance from solid to liquid, unit mass of substance from solid to liquid at its melting point, at its melting point is called latent heat of fusion or latent heat of melting. It's called latent heat of fusion or latent heat of melting. नोट में पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, the latent heat of fusion of ice is 3.3 into 10 to the power 5 joule per kg. 3.3 into 10 to the power 5 जूल पर केजी, मतलब समझते हो।
किसी 1 kg आइस को हमें लिक्विड बनाना है तो कितना हीट देना पड़ेगा? 3.3 इंटू 10⁵ जूल का हीट देना पड़ेगा, तभी वो किसमें चेंज होगा? लिक्विड में चेंज होगा, अपना स्टेट चेंज करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हेडिंग लिख लीजिएगा। वीडियो वाला समझ में आ रहा है ना सबको बच्चों? यस सर। वेरी गुड। देखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat required, the amount of heat required to change the state of, to change the state of unit mass of substance, to change the state of unit mass of substance from liquid to vapor, from liquid to vapor at its boiling point, at its boiling point is called latent heat of vaporization or latent heat of boiling. It's called latent heat of vaporization or latent heat of boiling. हो गया? चलो नेक्स्ट। अब चाहो तो नोट में ये भी लिख सकते हो, इसका भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर देख लेते हैं। नोट में लिख लीजिएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज, latent heat of vaporization of water is 22.6 into 10⁵ joule per kg। ठीक है, हाँ, मतलब 1 kg वाटर अगर है आपके पास, वाटर को तो वैसे केजी में नहीं लेना चाहिए, लीटर में लेना चाहिए, है ना? 20 kg पर kg मत लिखो, बस ऐसे लिख दो, 22.6 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, 1 kg का 1 kg आपके पास वाटर हो, उसको हमें वेपर में कन्वर्ट करना है, तो हमें कितना हीट देना पड़ेगा? 22.6 इंटू 10⁵ जूल का हीट देना पड़ेगा। समझ में आया? लिक्विड का वेट भी तो होता है कि लिख दो पर केजी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग अगर एल की वैल्यू भी निकालेंगे तो हमारे पास क्यू बाई एम आएगा, तो ठीक है, इसका जूल हो जाएगा, इसका केजी लिखना जरूरी है। चलो लिख दो, सही है, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, लिख लो, एल वी इज इक्वल टू 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। हो गया? आ जाओ, वीडियो वाले बच्चों हो गया तो बताना सभी लोग, यस नो? यस सर, सब सो गए सब, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आप लोग जानते भी हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। आज किसी के हाथ जला है? किसके हाथ जला है? पहले का जल चुका है। आप लोग घर पे कभी ऐसा करके देखना, एक छोटा सा निडल लेना, सुई लेना, है ना, और मोमबत्ती जला लेना और एक एंड पर ऐसे पकड़ लेना, मोमबत्ती के ऊपर निडल का एक एंड रख लेना, दूसरा एंड अपने हाथ में ऐसे पकड़ना। क्या होगा? कुछ देर बाद हाथ जलने लगता है। क्यों जलने लगता है भाई? हीट ट्रांसफर होता है ना। वेरी गुड, हाँ, गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, बहुत तरीके का आप लोग लगा लिया, है ना। रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास जो हीट है वो 3 तरीके से ट्रांसफर होती है। पहले मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड,
दूसरा जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड, और तीसरा मेथड जो होता है उसको बोलते हैं रेडिएशन मेथड। रेडिएशन कंडक्शन मेथड में क्या होता है पहले ये समझिएगा। अब मेरे लेट मी स्पीक फर्स्ट, उसके बाद आप लोग बोल लीजिएगा तो हमको अच्छा लगेगा। जैसे करो ये आपके पास एक लोहे का रॉड था, पहला हम लोग क्या पढ़ना है, कंडक्शन मेथड, ध्यान समझिएगा। और आपने इस वाले एंड पर आपने क्या जलाया, एक कैंडल जलाया। हाँ कैंडल जला लिया। मोमबत्ती कुछ और होता है, लोग जो भी तुम बोल लो भाई, ऐसे ऐसे जला लो। और इस एंड को हमने अपने उंगलियों से हाथ से पकड़ लिया। कुछ देर बाद होगा क्या, हीट ट्रांसफर होती है। जानते हो क्या होता है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट नहीं होती है, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करता, मॉलिक्यूल्स वहीं रहता है। बस क्या करता है, जो उसको हीट मिला वो अपने बगल वाले को पहुंचा है, हीट बस ट्रांसफर कर रहा है यहां से, ऐसे एक दूसरे को ही ट्रांसफर कर रहा है। देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती है, बट हीट का ट्रांसफर करता है। इस मेथड को हम बोलते हैं क्या, कंडक्शन मेथड। जैसा देखा होगा बहुत बड़े बिल्डिंग में काम लगता है, एक एक लेबर ले जाके ऊपर नहीं पहुंचाता है, क्या होता है, एक लाइन से सारे लेबर खड़े हो जाते हैं, एक ईटा लेता है, दूसरे को ऐसे थमाता, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा को, ऐसे ऐसे करते करते पूरा वहां तक पहुंच जाता है कि नहीं। एक ही बार बार आएगा जाएगा तो थक जाएगा, एक घंटे में ही पूरा थक जाएगा। और इस तरीके से क्या है, एक घंटे में आपके पास पूरा का पूरा सामान ट्रांसफर हो जाता है। तो सब एक जगह रुके हुए हैं, बस क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, हीट को, जो हीट है उसको ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं। इस तरीके से कुछ देर बाद यहाँ पर ये गर्म होने लगता है। आजकल एक बड़ा बढ़िया सा प्रचार आता है, हेवल्स का प्रचार आता है, हेवल्स वायर का। एक मम्मी रोटी बनाती रहती है, कोई अब चिमटा लेकर के चिमटे से रोटी उतारती है, वो क्या नाम है, वो जो रहता है कोयले पर रोटी सेकती रहती है, तो उनका हाथ जल जाता है। तो छोटा सा एक लड़का रहता है, वो जाता है हैवेल्स की तार को मोड़ करके लाता है मोटा सा, उससे कहते हैं कि लो तुम मतलब अब लीजिए, अब रोटी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रोटी बनाती है, हाथ नहीं जलता, क्यों, क्योंकि हैवेल्स के अंदर हीट का ट्रांसफर थोड़ा कम होता है, तो हाथ नहीं जलता है ना। यही कारण है कि यही कंडक्शन मेथड है, जिससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखा होगा घर पे जो तवा होता है उसका हैंडल लगाया जाता है, लकड़ी का लगा होता है, या फिर इंसुलेटेड, हम प्लास्टिक नहीं होता वो, हाँ प्लास्टिक भी कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक वो नहीं होता, प्लास्टिक होता तो वो गल जाता, कचकड़ा भी नहीं होता, हाँ रबड़ का भी नहीं होता।